Hello बच्चों, very good morning students. I hope you all will be fine, doing good. Students, as you all know, we have finished our first chapter in English literature, A Letter to God. A Letter to God was such a fine story in which you had got a very nice message, and the story was written by none other than G.L. Fuentes. Students, आई होप कि आपने ये स्टोरी अच्छे से पढ़ ली है और समझ लिया है। जो मैसेज आपको इसके थ्रू मिला है वो आपको मिल चुका होगा। बच्चों, इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग आज आपके कैंपस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग उसको कर लीजिएगा और इस चैप्टर का समरी, उसके अलावा आप लोग बच्चों इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको आना चाहिए। एंड प्लस वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, कॉम्प्रिहेंजन एंड वर्किंग विद द टेक्स्ट, एवरीथिंग यू मस्ट नो अबाउट दिस चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, लेटर टू गॉड। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग में करा दूंगा, बाकी आज आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं सब करा दी है मैंने। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के लास्ट में देर हैव बीन गिवन 2 पोएम्स। ठीक है, 2 पोएम्स है बच्चों, एंड वो दोनों पोएम भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो पोएम एक बहुत बड़ा मैसेज हमको देती हैं, साथ में एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। अब बच्चों हम इस पोएम को पढ़ें, समझें और इसका मैसेज हम लोग जानने की कोशिश करें। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लिखी गई है पोएम, यहाँ पे 2 पोएम है। एक डस्ट ऑफ स्नो है एंड द सेकंड पोएम इज़ फायर एंड आइस, एंड बोथ द पोएम्स हैव बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब बच्चों ये नाम सुन के आपके माइंड में ज़रूर एक रिकॉल ज़रूर हो रहा होगा कुछ। तो रिकॉल इसलिए हो रहा होगा क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर, देयर वाज अ पोएम नेम्ड स्टॉप्ड बाई वुड। ठीक है आपको, हाँ ठीक है, स्टॉप बाई वुडन नाइट, आई थिंक यस, स्टॉप बाई वुडन नाइट। तो वहाँ पे आपने उसको पढ़ा होगा बच्चों। शायद मैं थोड़ा सा नाम टाइटल भूल रहा हूँ, लेकिन आपने 9th में इनकी एक पोएम थी उसको पढ़ा था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी पोएम थी जो आपने इनको पढ़ा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। तो चलिए पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पोएम को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स एज वेल एज पोएट्स ऑफ हिज एरा। ओके, सो लेट्स know more about him and then start whatever we have to look in this poem. Okay, let's know. So students, you can see he is Mr. Robert Forrest, sorry Robert Frost, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि उन दोनों पोएम के ही आपके पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर यही हैं, ये अपने एडल्टहुड के डेज़ के हैं। ठीक है, अपने अर्ली डेज़ के हैं। साथ में अगर आप दूसरी पिक्चर देखेंगे तो ये इनके लास्ट दिनों की है, ये जब लास्ट डेज में थे वो तब की है। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आपने देख लिया। ही वॉज बोर्न इन यूएस, अमेरिका में पैदा हुए थे। इनकी जो पोएट्री है वो न केवल अमेरिका में बल्कि यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, उसके अलावा इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होती ही रही हैं। आप देखते हैं कि आपके बुक्स वगैरह में भी मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए पोएम की तरफ चलते हैं बच्चों, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। ठीक है, चलिए चलते हैं। सो फर्स्ट पोएम विच वी हैव टू रीड इज़ डस्ट ऑफ स्नो। बच्चों देखिए, पोएम छोटी होगी लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अपनी छोटी पोएम के थ्रू बहुत बड़ा मैसेज दिया करते थे। ठीक है, और जो पोएम का काम होता है यही होता है कि आप कम से कम शब्दों में, ठीक है, इन मिनिमम वर्ड्स आप कितना बड़ा मैसेज दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी स्टोरी से आप जो मैसेज दे पाएंगे वो केवल आप 4 या 5 लाइन से दे सकें, ये मानना था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते थे यू नीडंट राइट अ स्टोरी टू गिव अ नाइस मैसेज। ठीक है, आपको एक बहुत बड़ी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है एक अच्छा मैसेज देने के लिए। ठीक है, ओनली कपल ऑफ वर्ड्स आर एनफ। ठीक, वो कहते थे कुछ ही शब्दों के जोड़े काफ़ी हो सकते हैं। तो बच्चों वो ऐसा ही काम किया करते थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, छोटे छोटे पोएम लिख के बहुत बड़े बड़े मैसेज
दिया करते थे, उन्हीं कुछ पोएम को यहाँ पे हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए बच्चों, डस्ट आप सुनो, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। डस्ट मतलब होता है धूल, और स्नो मतलब होता है बर्फ़। आप सब जानते हैं, तो बर्फ़ की धूल इस टाइटल का मीनिंग हो गया। अब बच्चों एक बात मुझे बताइए आप, सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन रखता हूँ। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस दिन बड़े गुस्से में है, या उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि ही वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज। उस टाइम पे वो एक अच्छे दिन से नहीं गुजर रहे थे, उनका मूड अपसेट था ऑलरेडी। तो होता क्या है कि वो एक पेड़ से होकर गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो ही वॉज पासिंग बाई अ ट्री, एक पेड़ से होकर गुजर रहे थे, और उस पेड़ का नाम था बच्चों, उस पेड़ का नाम था हेमलॉक। आपने हेमलॉक पेड़ देखा है? नहीं देखा? तो चलिए मैं आपको पहले उस ऑब्जर्वेशन की तरफ लेकर चलता हूँ, ताकि आप विजुअलाइज कर पाएँ कि क्या कंडीशन रही होगी। तो मैं पहले आपको वो बता देता हूँ विजुअल, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पेड़ से होकर गुजर रहे हैं, उस पेड़ पर एक क्रो बैठा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। एक क्रो यानी कि एक जो है कौवा बैठा हुआ है, और जो पेड़ है बच्चों, वो वाइट स्नो से पूरा कवर्ड अप है, ठीक है, ढका हुआ है पूरा बर्फ़ की चादर से। हेमलॉक का जो ट्री है बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है, उस पर कौवा बैठा हुआ है बच्चों, और उसी रास्ते से रॉबर्ट फ्रॉस्ट होकर गुजर रहे हैं। तो इतना विजुअल आपने अपने माइंड में बनाया होगा। चलिए मैं पहले आपको उस विजुअल और पिक्चर्स की तरफ लेके चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखिए, ये है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री कवर्ड विथ स्नो, बर्फ से ढका हुआ पूरा हेमलॉक ट्री है बच्चों। हेमलॉक ट्री जो ट्री होता है, इट इज़ वेरी पॉइजनस। ये बहुत पॉइजनस होता है बच्चों, बहुत बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, कि इसमें बहुत जहर होता है, ठीक है। इसके पत्तियों में, इसके ब्रांचेस में, एवरीवेयर, ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइजन मिल जाएंगे, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डेडली है। और ये हल्का सा भी अगर आपके स्किन के टच में आता है, या फिर आपके अंदर बॉडी के अंदर जाता है, तो ये आपको जो ऑर्गन्स उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बच्चों ये बहुत ही पॉइजनस आपका ट्री होता है। अब देखिए बच्चों, जो आपका यहाँ पे विजुअल है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुजर रहे हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छे मूड में नहीं है, ठीक है, उनका मूड ख़राब है, क्योंकि दिन अच्छा नहीं जा रहा था। और साथ में यहाँ देखिए, ये हेमलॉक का ट्री है जिसपे एक क्रो बैठा हुआ है। कुछ इस तरह का विजुअल्स है। यहाँ से गुजरते हुए ही अब क्या होगा आगे, चलिए उसको हम लोग पोएम में समझेंगे। तो द वे, अब वो पेड़ से होकर गुजर रहे हैं, तभी क्या होता है, द वे आ क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने, ठीक है, वो कह रहे हैं जिस तरह से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर कुछ छिड़क दिया। सूक डाउन मतलब होता है बच्चों छिड़कना या फिर गिराना, ठीक है, हिलाकर गिराना, कौवे ने हिलाया। अब जैसे आप देखिए, कुछ बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उनके ऊपर कुछ पड़ा होता है, तो वो उसको हिलाकर छिड़क देते हैं, ठीक है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। तो कौवा जो कि सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए उस हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, तो उसने अपने आप को हिलाया, और जब जैसे ही हिलाया, तो उस रास्ते से रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुजर रहे थे, उनके ऊपर कुछ गिर गया। क्या गिर गया बच्चों? बर्फ़ की धूल गिर गई, द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, बर्फ़ की धूल उनके ऊपर गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि कौवे ने अपने आप को जैसे ही हिलाया, तो जो बर्फ़ की जो जो धूल थी जो उसके ऊपर जमी हुई थी कौवे के ऊपर, वो कहाँ गिर गई? वो आकर सीधे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गई, और वो हेमलॉक ट्री से गिरी आकर, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। अब देखिए बच्चों, अब था क्या कि वो पहले ही ऑलरेडी बड़े बहुत ही गंदे मूड में थे, अच्छे मूड में नहीं थे। और चूंकि क्रो जो होता है, जो क्रो होता है और हेमलॉक ट्री, क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही अच्छे साइन नहीं माने जाते हैं। क्रो तो आप जानते हैं, ठीक है, एक बैड साइन माना जाता है, ठीक है, अपवित्र माना जाता है, और अपशगुन माना जाता है जो क्रो होता है। और साथ में स्पेशली हेमलॉक ट्री भी वो मिल जाए, तो ये तो भैया बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन हो गई, कि एक तो हेमलॉक ट्री वैसे भी, ठीक है, अच्छा साइन नहीं है, पेड़ अच्छा साइन नहीं है, तो ऊपर से क्रो, तो ये तो और ज़्यादा बुरा हो गया। लेकिन देखिए बच्चों, अब चूंकि बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे, अच्छे दौर से गुजर नहीं रहे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे ही उस पेड़ से गुजरते हैं, तो उनके ऊपर एक बर्फ़ की थोड़ी सी धूल गिरती है। और अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को गुस्सा होना चाहिए था, क्योंकि अब उनके साथ तो पहले ही एक तो बुरे मूड में थे, ऊपर से क्रो, ठीक है, ऊपर से हेमलॉक ट्री, ये सारी चीज़ें उनको और गुस्सा दिला सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड, बल्कि उनका मूड और बदल गया, ठीक है। वो जब उस क्रो ने उनके ऊपर धूल की थोड़ी सी जो बर्फ़ की धूल उनके ऊपर गिराई, उससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड ही चेंज हो गया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड, और वो जिस
बुरे दिन से गुजर रहे थे। र्यू मतलब क्या होता है बच्चों? र्यू देखिए, र्यू मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, आपकी आंखें भरी हुई हैं और आपका दौर बुरा गुजर रहा है। ऐसे दौर से गुजर रहे थे जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तभी उस कौवे ने क्या किया, कुछ उनके ऊपर ठंडी ठंडी बर्फ़ की धूल गिरा दी, और जिससे उनका मूड बिल्कुल चेंज हो गया, वो थोड़े शांत हो गए। जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था, उन्हें गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस कौवे ने जो उनके ऊपर धूल गिराई थी, उनको थोड़ा सा अच्छा लगा उससे, ठीक है, एंटरटेनमेंट लगा, एक अम्यूजिंग लगा, उन्हें मनोहर लगी ये चीज़, और वो थोड़ा सा खुश हो गए। उन्हें लगा कि यार ये तो अच्छी चीज़ हो गई मेरे साथ। और जो वो अभी तक गुस्से में थे, नाराज़ थे, थोड़ा सा डिप्रेस्ड थे, वो चीज़ें उनके अंदर से चली गई और उनको लगा कि उनका मूड बदल गया है, और जो दिन अब पूरी तरह से बेकार जाने वाला था वो अब थोड़ा सा अच्छा जाएगा, उसका कुछ पार्ट अच्छा चला जाएगा सिर्फ कौवे की वजह से। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने नेगेटिविटी को किस तरह से पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया, ये दिखाना चाहते हैं। तो इसके थ्रू क्या मैसेज दिया? इसके थ्रू पोएट ने ये मैसेज दिया है कि हमें हर बार नेगेटिव से ही नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है कुछ उससे पॉजिटिव हो, हमें हर चीज़ से पॉजिटिव लेना चाहिए। इवन नेगेटिव केस में भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें हर किसी के बारे में निगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई चीज़ ऐसी भी है जिससे हमें निगेटिव सिचुएशन से होकर गुजरना पड़े, तो हमें वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये इस पोएम के थ्रू, एक छोटे पोएम के थ्रू बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है, कि हमें हमेशा पॉजिटिव फील आनी चाहिए इवन निगेटिव सिचुएशन में भी, ठीक है। निगेटिव जिसको हम सोचते हैं ये बुरा है, बुरा ऐसा नहीं सोचना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये चीज़ बताने की कोशिश की है किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको आप खुद से करिएगा, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा एक्सरसाइज करने की। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पोएम लेके चलता हूँ, फायर एंड आइस। बच्चों ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर ने लिखी है, ये भी एक छोटी सी पोएम है, शॉर्ट पोएम है, ठीक है, और इसका भी बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए बच्चों, फायर एंड आइस, फायर मतलब होता है आग, आइस मतलब होती है बर्फ़। बच्चों एक चीज़ बताइए मुझे, ये दोनों ही क्या है? अपोजिट हैं एक दूसरे के, है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं पहले आपको विजुलाइज करा दूँ कि फायर और आइस का मतलब यहाँ पे क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रखा है। फायर का मतलब बच्चों रखा है डिज़ायर, यानी हमारे अंदर जो आग पनप रही है, किस चीज़ की आग? डिज़ायर, इच्छा की आग, यानी हमें कुछ ना कुछ जलाती रहती है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, ख्वाहिश हैं, डिज़ायर है, विश है, विल है, जो हमको बार बार हमारे अंदर पनप रही है, हम आग की तरह सुलगती रहती है कि हमें कुछ करना है, हमें डिज़ायर, हमें ये पाना है, हमें वो पाना है। हम खुश नहीं हैं, अपनी चीज़ों से खुश नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर डिज़ायर, हमारे अंदर आग पनप रही है कुछ करने के लिए। और वहीं अगर आइस की बात करें तो आइस बच्चों हेटर्ड, नफरत की तरह काम करता है, नफरत की तरह। यहाँ पे आइस को उन्होंने, कोल्ड आइस को नफरत से यानी हेटर्ड की चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, हेटर्ड से यानी नफरत के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने, ये आप टर्म समझ लीजिएगा, फायर को उन्होंने डिज़ायर और आइस को उन्होंने हेट या हेटेड से वहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब देखिए बच्चों, चलिए पोएम की तरफ चलते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी। जो अर्थ का जो कोर है, ठीक है, जो अर्थ का जो कोर है वो इतना गर्म हो जाएगा एक दिन कि एक्सप्लोड हो जाएगा, और पूरा अर्थ क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा फायर की वजह से, ठीक है, फायर की वजह से ऐसा कहना चाहते हैं, लेकिन उनका मतलब कहने का कुछ और है। वो उन्होंने इस बात को यहाँ पे इंडिकेट किया है कि एक दिन जो ये दुनिया है वो केवल और केवल अपने डिज़ायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, आपसी युद्ध की वजह से, जो हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे अंदर डिज़ायर है, ठीक है, जेलसी है, और यही क्या कर रहे हैं, हमको ख़त्म कर देगी, हमारे पूरे वर्ल्ड को एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि हम एक दूसरे को डिज़ायर की वजह से कि हम बड़े हो जाएं और हम ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएं, इस चक्कर में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इसी वजह से एक दिन क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि सम से इन आइज, वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये जो अर्थ है ये फायर से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आइस से ख़त्म होगा, बर्फ़ से ख़त्म होगा। कैसे हो सकता है कि भाई जो हमारा
अर्थ है उस पर इतनी बर्फ़ जम जाए कि एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए। बर्फ़ जो होगी वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, जो कोल्ड होगी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगी कि हमारे सांसें थम जाएंगी, और जो हवा है बच्चों वो बिल्कुल भी थम एकदम क्या होगी, जम जाएगी और हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाएगी और हम सारे सारे मर जाएंगे, और इस तरह से अर्थ का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन दी है। उन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि या तो फायर में ख़त्म होगा या तो आइस में, लेकिन उनका कहने का दरअसल मतलब ये है कि या तो ख़त्म होगा हमारे जो बर्निंग डिज़ायर हैं उनकी वजह से, आपस में लड़ कर मर जाएंगे हम, या फिर हो सकता है नफ़रत की वजह से। ठीक है, जो नफ़रत आपस में पनप रही है वो अगर हमको हमारी जान ले लेगी, हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब देखिए आगे कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। तो वो आगे बोलते हैं कि लेकिन मैंने जितनी भी चीज़ें अभी तक डिज़ायर यानी कि जो मेरे अंदर इच्छा है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस किया है, अपनी अंदर की जो बर्निंग डिज़ायर है उसके बारे में बोलते हैं। अपने अंदर की जो बर्निंग डिज़ायर को मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मुझसे एक बात मालूम चली है कि जो लोग आग को, यानी जो कहते हैं कि इस दुनिया का विनाश, डिस्ट्रक्शन फायर की वजह से होगा, वो सही है। मैं सपोर्ट करता हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि ये अर्थ कब क्यों ख़त्म होगा, क्योंकि हमारे बर्निंग डिज़ायर की वजह से। तो वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, मेरे अंदर भी ऐसी डिज़ायर हैं जिससे मैं जल रहा हूँ लगातार। आप सबके अंदर होगी बच्चों, हमारे अंदर भी है, कुछ ना कुछ डिज़ायर होती हैं जिसकी वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे से जेलस करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ हमारे अंदर हमेशा नेगेटिव रहता है कि हम सोचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ायर हासिल करना चाहते हैं, अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हमेशा आग पनप रही होती है। तो वही वो कह रहे हैं कि मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और इस एक्सपीरियंस के साथ ये मैं कह सकता हूँ कि जो लोग भी कहते हैं कि इस अर्थ का डिस्ट्रक्शन फायर से होगा, वो सही है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। देखिए बच्चों, एक वर्ड आया हुआ है पेरिश। पेरिश मतलब होता है मर जाना, एक्सपायर हो जाना। ठीक है, एक्सपायर हो जाना। तो वो कहते हैं बच्चों कि अगर ये अर्थ या वर्ल्ड दो बार मरे, ट्वाइस मतलब होता है दो बार इसका मतलब ये एक्सपायर हो, या फिर मतलब इसका डिस्ट्रक्शन होगा, तो फिर आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मुझे नफ़रत के बारे में भी उतना ही पता है जितना मुझे बर्निंग डिज़ायर के बारे में पता है, कि इस दुनिया को बर्निंग डिज़ायर यानी जो हमारे अंदर आग है, जो डिज़ायर की आग है, जो इच्छा है हमारे अंदर, जो ख्वाहिश है, उसकी जो आग है वो दुनिया को ख़त्म कर सकती है। इन द सेम वे नफ़रत भी उतनी ही ताकतवर है। हेट जो है, नफ़रत, वो भी उतनी ताकत रखती है कि वो भी वर्ल्ड को ख़त्म कर दे। ठीक है, मैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि हो सकता है मैंने डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया है, हमारे अंदर जो बर्निंग डिज़ायर है मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, और उसके तौर पर ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बर्निंग डिज़ायर के अंदर यानी आग के अंदर इतनी ताकत है कि वो उस वर्ल्ड को ख़त्म कर दे। लेकिन नफ़रत को भी कम मत समझना, यानी आइस को भी कम मत समझना, इसके अंदर भी इतनी ताकत है कि ये वर्ल्ड को ख़त्म कर दे। तो वो कहना चाहते हैं टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। वो कहते हैं कि भैया इस दुनिया के खात्मे के लिए, इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए, इसको रूइन होने के लिए, जितना डेंजरस आपके बर्निंग डिज़ायर हैं, उतना ही ज़्यादा डेंजरस क्या है बच्चों, हेट भी है। यानी बर्निंग डिज़ायर और हेट दोनों ही इक्वली बच्चों इम्पैक्ट डाल सकते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, दोनों क्या होंगे, दोनों ही एक इक्वली डेंजरस हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है बच्चों, इक्वली डेंजरस है, चाहे वो बर्निंग डिज़ायर हो, चाहे वो हीट हो, यानी कि चाहे वो फायर हो या फिर चाहे आइस हो, दोनों ही में उतना मादा है, उतनी पावर है, उतनी कैपेबिलिटी है कि इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दें। एंड वुड सफिस, देखिए बच्चों, सफिस एक वर्ड आया हुआ है, सफिस मतलब होता है ऑफ इक्वली सिग्निफिकेंस, यानी कि उतना ही ज़्यादा ताकत है, उतनी ही ज़्यादा महत्व है जितना फायर का है उतना ही आइस का है, जितना ज़्यादा ताकत फायर रखता है उतना ही आइस भी रखता है। यानी वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होगा बच्चों, तो दो चीज़ से होगा, वो मानते हैं किस चीज़ से, या तो हमारे अंदर की बर्निंग डिज़ायर्स हमको मार डालेंगी, या फिर बच्चों नफ़रत जो फैली हुई है वो हमको ख़त्म कर देगा। तो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत ही बड़ा मैसेज देती है। आपका होमवर्क क्या है बच्चों, दोनों ही पोएम का आपको मैसेज, जो आपको मैसेज या मोरल जो आपको मिला है पोएम का, वो आपको राइट करना है इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, है ना। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैसेज को आपको राइट करना है। साथ में बच्चों समरी राइट करनी है। समरी लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप कैसे राइट करेंगे। आपको सबसे पहले बच्चों क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए बच्चों रेफरेंस लिखना है, जिसमें आप पोएट के बारे में लिखेंगे और इस
पोएम की थोड़ी जानकारी देंगे। उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट लिखना है बच्चों। कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है आपको बताना है ये पोएम किसके बारे में है, ठीक है। उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको इसकी समरी राइट करनी है, नहीं एक्सप्लेनेशन राइट करना है, ठीक है। तो इतना काम आप करके पूरी समरी राइट करेंगे बच्चों। उसके अलावा आपको इंट्रोडक्शन भी राइट करना है, जिसमें आप पोएट वगैरह के बारे में काफ़ी इंट्रोडक्शन देंगे और इस पोएम के बारे में भी इंट्रोडक्शन देंगे। और लास्ट में मोरल लिखना है बच्चों, यानी सेंट्रल आइडिया, जैसा कि आप लिखते हैं दोनों पोएम की, आपको क्या पोएम से सीखने को मिला, आपको क्या मैसेज मिला, ये आप सेंट्रल आइडिया में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से जुड़े जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आपकी कैंपस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उनको कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका होमवर्क आपको आई होप समझ में आ गया है बच्चों। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये देखिए, इनको आप डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद इनको यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो फायर और आइस का जो यूज किया है वो किन चीज़ों के लिए किया है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन वर्ड को आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। और कुछ आइडियाज़ हैं, इनसे आप इनको बनाइएगा। और कुछ राइमिंग वर्ड्स भी आपको इस पोएम से निकालने हैं, उन राइमिंग वर्ड्स को भी आप निकालिएगा। जैसे कि ट्वाइस है बच्चों, और फिर आइस है, फिर हेट है और ग्रेट है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को, और फिर देखिए यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे देखिए ट्वाइस आइस सफाइस, है ना। तो इस तरह से आप बच्चों इन चीज़ों को आप यूज करिएगा। डिज़ायर फायर, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पे जो है राइमिंग वर्ड्स भी निकाल लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे एक पोएम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि फायर एंड आइस के लिए स्टैंड करते हैं। कुछ आइडियाज़ हैं, उनको आप टिक करिएगा, देखिएगा कौन सा वर्ड ज़्यादा अप्रोप्राइट है। ऑलराइट, तो बच्चों आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई, पोएम समझ में आया। एक दो अच्छी पोएम्स मैंने आपको समझा दी हैं, आपको होमवर्क बता दिया है। आपका होमवर्क आपको सेंड कर देना है बच्चों, आप सभी बच्चे सेंड कर दीजिए। देखिए बच्चों, एक मैसेज ये है कि जितने बच्चे होमवर्क नहीं सेंड कर रहे थे उनको ग्रुप से मूव आउट कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि फिर वो उनको एब्सेंट भी चढ़ जाएगा अब, और उनका जो एडमिट कार्ड है वो रोक लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी होमवर्क नहीं सेंड करते हैं तो आपका भी एडमिट कार्ड रोक लिया जाएगा और इंटरनल मार्किंग आपको नहीं की जाएगी। तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे बच्चों। आप याद रखिएगा, अगर आपके नंबर कम आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं सेंड किया था, आपने स्टडी अच्छे से नहीं करी, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।